Hello, welcome to Ethics Academy. The topic of today's video is measure of central tendency. आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ होती है। इसके पहले हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है और रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में एक चीज़ थी सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसी को आज हम थोड़ा सा और समझेंगे। सो सेंट्रल टेंडेंसी जैसा कि नाम से लग रहा है, इट इज समथिंग अबाउट सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी डेटा आया, ठीक है, तो जब डेटा आता है तो हमें उस डेटा का मीनिंग निकालना होता है। कोई डेटा है मेरे पास, तो उससे हम क्या समझ रहे हैं, उस डेटा का मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और वो मीनिंग हमें दूसरों को समझाना भी होता है। अगर हमने कोई रिसर्च करी है, कुछ उसकी फाइंडिंग आई है, तो पहले तो हम खुद समझें कि इस फाइंडिंग का क्या मतलब है, और फिर हमें उसको दूसरों को कन्वे भी करना होता है। तो अब डेटा तो बहुत लार्ज होता है, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च करोगे तो आप सैंपल साइज लोगे 100, 200, 500, 1000, ठीक है। तो अब इतना बड़ा डेटा तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप मान लो आप ये मेजर करना चाह रहे हो कि आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेस है या नहीं, ठीक है, और अगर स्ट्रेस है तो कितना है। तो कॉलेज के स्टूडेंट पे आप ये मेजर करना चाह रहे हो, तो आपने मिसाल के तौर पे 500 स्टूडेंट्स ले लिए एज योर सैंपल, ठीक है। तो 500 स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास आ गया। अब जो डेटा आया है, तो किसी का स्कोर लो होगा, किसी का हाई होगा, किसी का एवरेज होगा, तो अलग अलग स्कोर होंगे सबके। तो आप इसका मीनिंग कैसे निकालोगे, आप क्या समझोगे, मतलब जो आपके कॉलेज में स्ट्रेस लोगों के अंदर है या नहीं है। तो आपके 500 को, पूरे 500 के बेस पे तो मतलब हर बार 500 को तो आप जो है वो नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे कि मैंने जो है रिजल्ट निकाला अपने कॉलेज में और इनका इतना है, इनका इतना है, इनका इतना है, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी वैल्यू बताओगे जिससे आपका पूरा रिजल्ट समराइज हो जाए, ठीक है। आप एक ऐसा एक नंबर बोलोगे जिससे ये पता चल जाए कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका स्ट्रेस, उनके अंदर स्ट्रेस कम है, ज़्यादा है या एवरेज है, ठीक है, या कितना है उनके अंदर स्ट्रेस जो है। ये किसी कोई एक नंबर ऐसा बताओ जिससे पता चल जाए। तो डेटा को शॉर्ट करने के लिए, मतलब डेटा का जो भी रिजल्ट है उसको एक नंबर में समराइज करने के लिए जिस मेथड का यूज होता है, जो टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। या रिसर्च के अलावा आप दूसरा कोई मेथड, आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे कोई बैट्समैन है, ठीक है, तो उसने 20 मैचेस खेले हैं अभी। तो फर्स्ट मैच में उसने फॉर एग्जांपल 20 रन बनाए, सेकंड मैच में 30 बनाए, फिर 15 बनाए, फिर 80 बनाए, ठीक है। इस तरह से 20 मैचेस खेले और अलग अलग रन बनाए। तो अब वो बैटिंग करने आया, नेक्स्ट मैच में पिच पे बैटिंग करने आया, तो कमेंटेटर जो होगा वो क्या बताएगा, ये बैट्समैन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। किस किस बेस पे बताएगा, वो ये तो करेगा नहीं कि इसके सारे 20 मैच के जो भी स्कोर हैं सबको लाइन से लाइन बताता रहे कि फर्स्ट मैच में इन्होंने इतने रन बनाए, सेकंड मैच में इतने बनाए, थर्ड में इतने बनाए, ये तो करेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो एक एवरेज बता देगा कि इस बैट्समैन का एवरेज इतना है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये बैट्समैन अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि इस बैट्समैन का एवरेज जो है वो 60 है, ठीक है। तो अब 60 से हमें पता चल गया कि ये बैट्समैन खेलने में अच्छा है। और ये एवरेज इसने निकाला, वो किस बेस पे निकाला, वो उसी 20 मैचेस के बेस पे निकाला है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डेटा कितने था, 20 मैचेस का डेटा, उसको समराइज करके एक नंबर में उसने बता दिया कि 60 एवरेज है, ठीक है। तो उससे पता चल अच्छा बैट्समैन कैसा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या करती है, डेटा की मीनिंग बताने में हेल्प करती है, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है उसकी मीनिंग क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली मिड पॉइंट को रेफर करती है, जिससे हमको उस डेटा का समराइजेशन मिल जाता है, ठीक। अब सेंट्रल टेंडेंसी को एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है।
So central tendency is a statistical concept that refers to the center or midpoint of a data distribution. It is used to describe where most of the data values in a dataset tend to cluster or center around. Central tendency is important in statistics because it provides a way to summarize and understand the typical or central value within a data set. वही चीज लिखी हुई है इसमें। सेंट्रल टेंडेंसी क्या करती है, डेटा को समराइज करती है जिससे हम डेटा को समझ पाते हैं और इसकी मीनिंग निकाल पाते हैं इस डेटा की। ठीक है, और ये किस तरह से करती है, इस तरह से करती है कि जो वैल्यू हमारी सेंटर में होती है, ठीक है, सेंट्रल में जो वैल्यूज क्लस्टर कर रही होती है, क्लस्टर मतलब जमा हो रही होती हैं, उनको ये फोकस करती है। ठीक है, The measure of central tendency is a numerical method. To explain the data in brief, we can see examples of summarizing a large set of data in day-to-day life, like average marks obtained by students of a class in a test, average rainfall in an area, average production in a factory, average income of persons living in a locality or working in a firm, etc. ठीक, ये बाकी एग्जाम्पल्स दिए हैं सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है ना, तो एवरेज मार्क्स हम बताते हैं कि नहीं लास्ट में, तो उससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। हम ये तो नहीं करते कि सारे जितने भी उसने टेस्ट दिए हैं क्लास में सबका मार्क्स इंडिविजुअल बताने लगेंगे एक करके, ठीक है, फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो इस एवरेज से हमें पता चल जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। ठीक है, अच्छी है या खराब है, नॉर्मल है। ठीक, इसी तरह से एवरेज प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, जैसे किसी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओनर है कोई, ठीक है, और उसने अपने यहाँ बहुत सारे लेबर्स रखे हुए हैं, तो अब वो हर मंथ आता है, ठीक है, और वो प्रोग्रेस पूछता है कंपनी की, फैक्ट्री की प्रोग्रेस पूछता है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, क्या वो पर डे का प्रोडक्शन बताएंगे कि आज इतना किया, कल इतना किया, फिर इतना किया, ये तो नहीं करेंगे। वो एक एवरेज बता देंगे कि इस मंथ ऑन एन एवरेज हमने इतना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो वो एक एवरेज बता देंगे, तो वो भी एवरेज किसका पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, 3 M's, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इन 3 मेथड से सेंट्रल टेंडेंसी निकलती है। तो ये कुछ डेटा तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम तीनों चीज यूज कर सकते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहाँ हम मीन नहीं यूज कर सकते, मीडियन और मोड निकालते हैं। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मोड निकलता है। तो ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक का हम यूज करेंगे इसमें से। ठीक है, डेटा किस तरीके का है, इस बेस पे ये तय होता है कि हम इनमें से क्या निकालेंगे। ठीक है, और बहुत से डेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड सब निकाल सकते हैं। ठीक, so in measure of central tendency there are 3 methods, mean, median and mode। ठीक, अब मीन के बारे में देखते हैं, मीन क्या होता है। तो मीन इज सिंपली द अनदर नेम ऑफ एवरेज, जिसको हम एवरेज बोलते हैं उसको, उसी चीज को मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन, द मीन इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द वैल्यूज इन अ डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग by the total number of values. It is often denoted by the symbol mu for a population and x bar for a sample। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, डेटा सेट में, उन वैल्यूज को सम कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज को सम कर देते हैं और जितनी नंबर ऑफ वैल्यू है उनसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ए में उसके मार्क्स आए 50 में से 40, सब्जेक्ट बी में उसके मार्क्स आए 50 में से 30, सब्जेक्ट सी में उसके मार्क्स आए 50 में से 20। ठीक, तो 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 मार्क्स आ गए उसके, तो तीनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 नहीं, फर्स्ट में आए थे सब्जेक्ट ए में आए 40, सब्जेक्ट बी में 30, सब्जेक्ट सी में 20, तो 40 प्लस 30 प्लस 20 विच कम्स आउट 90, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, मतलब 3 वैल्यू है, तो 90 डिवाइड बाई 3 विच कम्स आउट
30, ठीक। तो मीन क्या हो गया हमारा 30। बहुत सिंपल मेथड है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। और ये इसका फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दी है, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, अभी इतना समझ लें सिर्फ कि पॉपुलेशन वो चीज होती है जो हमारी टारगेट होती है, मतलब जिसको हम रिसर्च में फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहता हूँ तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स मेरे पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। सैंपल उसको बोलते हैं कि जो उस पॉपुलेशन का मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिया है अपने रिसर्च में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा हाई स्कूल का स्टूडेंट मेरा पॉपुलेशन है तो मैं हर एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को अपनी स्टडी में तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि हाई स्कूल के स्टूडेंट तो लाखों होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ 1000 या 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगा जिनके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, तो उसको सैंपल बोलते हैं, जो कि पॉपुलेशन का एक सेट होता है, ठीक है। पॉपुलेशन से मैं उस चीज को निकालूंगा, सैंपल को, जिसके ऊपर मैं एक्चुअल में टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सैंपल और पॉपुलेशन में, और फॉर्मूला जो है वो सेम ही है, बस जो यहाँ पे इनका सिंबल्स है वो अलग अलग है। ये एक एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है मैंने कि इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट द स्कोर ऑन अ टेस्ट आर 80, 85, 90, 75 एंड 95। टू फाइंड द मीन स्कोर यू ऐड ऑल द स्कोर्स एंड डिवाइड बाई 5, ठीक। तो सारे स्कोर्स को ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन को एवरेज ही बोलते हैं। अब मीन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो था अनग्रुप्ड डेटा। अगर डेटा ग्रुप्ड हो, ग्रुप डेटा उसको बोलते हैं। ग्रुप डेटा जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 15, 12 to 15, 16 to 19, और यहाँ फ्रिक्वेंसी दी है। फ्रिक्वेंसी मतलब कौन सा क्लास इंटरवल जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये एक रेस्टोरेंट का फॉर एग्जांपल सेल दी हुई है कि कैपुचिनोस जो है वो 0 to 3 टाइम्स बिकती है, मतलब 0 to 3 कैपुचिनोस जो है वो 2 टाइम्स ऑर्डर की जाती है, 4 to 7 जो है वो 3 टाइम्स ऑर्डर की जाती है। इस तरीके से इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्योंकि यहाँ पे कोई एक वैल्यू तो है नहीं, तो पहले हम इसको किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल वैल्यू दी है ना, हर सेट के मतलब हर वैल्यू के ऊपर सिंगल वैल्यूज दी हुई है। जैसे यहाँ 80 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे 80, सेकंड ऑब्जर्वेशन पे 85, थर्ड पे 90, तो एक एक नंबर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक नंबर नहीं, यहाँ पे 2 नंबर है हर ऑब्जर्वेशन पे, 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11। तो ये क्लास इंटरवल है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल वैल्यूज में, ठीक है। सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लिखते हैं। जैसे 0 to 3 का मिड पॉइंट होगा 1.5, 4 to 7 का मिड पॉइंट होगा 5.5। ये कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। मिड पॉइंट आ गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करना है, सिंपली इसका इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, सब मल्टीप्लाई कर लिया, सबको सम कर लिया। इसको बोलते हैं समेशन एफ एक्स। एफ एक्स क्यों, क्योंकि ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई है, तो समेशन एफ एक्स, ठीक, और डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे इस तरह से मीन आ जाएगा अगर ग्रुप डेटा दिया हो तो। अगर ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा है, तो सिंपल सबको ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। सो द मीडियन इज द मिड वैल्यू इन अ डेटा सेट when the values are arranged in ascending or descending order. If there is an even number of values, the median is the average of the two mid values. तो क्या बात लिखी है यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। किसका मिड वैल्यू होता है, डेटा सेट का। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट ये होता है, जैसे यहाँ पे x लिखा, x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10, 15, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं डेटा सेट, ठीक है। When the values are arranged in ascending or descending order, तो सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिड वैल्यू आएगी, मतलब जो मिड पे जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, वही हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें होती हैं, या तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड होगी, उनका जो नंबर है
वो ऑड होगा, ऑड का मतलब है 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से होगा। या फिर ऑब्जर्वेशन इवन होगी, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, इस तरह से होगी। तो अगर ऑड है तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, और अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो ऑड है तो कैसे करते हैं, जैसे इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ऑड है तो सिंपली मिड वैल्यूज किया जाएगी, जैसे 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो 7 ऑब्जर्वेशन को पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू है, अब 7 में मिड वैल्यू क्या होगी, 7 की मिड वैल्यू होगी 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 मिड में आएगा ना, तो ये हमारी मिड वैल्यू होगी। इसी मिड वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन इवन है, ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो दी है वो इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे जो नंबर है और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसी तरह से होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है। तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल अपॉन 2, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 6 है, तो 6 ऑब्जर्वेशन में n/2 मतलब 6/2 मीन्स 3, 3 और 3 का अगला टर्म मीन्स 4, तो 3 और 4 पे जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है, 3 और 4 को ऐड नहीं करना, बल्कि 3 और 4 पे जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 3 पे है 18, और ये सब असेंडिंग ऑर्डर में करके करना है, ठीक, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो थर्ड और फोर्थ पे है 18 और 20, तो 18 और 20 को ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 19 आ गया, तो 19 मेरा मीडियन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ऑड के लिए सिंपली n+1/2 और इवन के लिए n/2 प्लस 1 होल अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूले को ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है, सिंपल याद रखें कि जो भी मिड आएगा, मिड पे जैसे यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन थे तो मिड पे थर्ड आएगा, तो थर्ड और उसका अगला वाला मीन थर्ड और फोर्थ। मान लीजिए यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन होती तो मिड क्या आया 4, 4 प्लस मतलब 4 और 5 पे जो वैल्यू हो 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू को ऐड कर देना है, तो जो भी मिड में आएगा वो वैल्यू और उसके अगले वाले जो नंबर है उसकी वैल्यू उनको ऐड कर देना है, तो मीडियन निकल जाएगा। Mode क्या होता है, the mode is the value that appears most frequently in a data set. A data set can have one mode or more than one mode, ठीक है। मोड इसको बोलते हैं ऐसी वैल्यू जो कि डेटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होगी उसको बोलेंगे मोड, ठीक है। जैसे कोई डेटा सेट है वो लिखा है 2, 5, 5, 10, 10, 10, 4, 9, 5, 5, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो है 5, तो 5 क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो इसलिए 5 हमारा मोड हो गया। अब मोड जो है वो यूनी मॉडल भी हो सकता है और मल्टी मॉडल भी हो सकता है। यूनी मॉडल मतलब 1 मोड या फिर कई मोड, तो एक डेटा सेट में हो सकता है कोई एक ही मोड हो, मतलब कोई एक ही नंबर जो कई बार रिपीट हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई 2 नंबर हो या कोई 2 से ज्यादा नंबर हो, और जरूरी नहीं कि वो नंबर ही हो, नंबर के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक। जैसे व्हाट इज माई और व्हाट इज द फेवरेट फोन अमंग एडोलसेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों से मैंने पूछा, ठीक है, तो 25 लोगों ने कहा कि आईफोन इज देयर फेवरेट फोन, ठीक है, और बाकी बाकी जो प्रोडक्ट्स थे बाकी स्मार्टफोन थे उनको कम वोटिंग मिली, तो 25 किसको मिली, आईफोन को मिली। तो ये मेरा क्या हो गया, मोड हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा रेटिंग किसको मिली, आईफोन को मिली। तो जरूरी नहीं वो कोई नंबर ही हो, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट या किसी चीज का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी ने पूछा हु इज योर फेवरेट प्लेयर, ठीक है, 20 लोगों से पूछा, तो फॉर एग्जाम्पल 8 लोगों ने कहा कि विराट कोहली, ठीक है, 4 लोगों ने कहा रोहित शर्मा, या 4 लोगों ने कहा हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो इस तरह से वो नाम भी हो सकते हैं किसी के, या किसी कंट्री का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो नंबर ही हो, लेकिन ये सिर्फ मोड के केस में होगा, ये सिर्फ मोड के केस में ही होगी ये चीज, जो हम नाम भी लिख सकते हैं। बाकी मीडियन और मीन में हमेशा कोई ना कोई नंबर ही होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट की कौन सी टेक्निक हम कब यूज करते हैं।
सो मीन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन डीलिंग विद इंटरवल और रेशियो डेटा। इंटरवल और रेशियो डेटा क्या होते हैं? ये 4 तरह के स्केल होते हैं, इसका एक अलग से वीडियो भी बन जाएगा। इंटरवल और रेशियो का बेसिक मतलब सिर्फ आप ये समझें अभी कि जो भी नंबर में होते हैं, नंबर के फॉर्म में जो भी डेटा होते हैं वो इंटरवल और रेशियो होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना मतलब समझें इसका। ठीक है, नंबर के फॉर्म में हालांकि नॉमिनल में भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरवल और रेशियो से आप ये समझें जो नंबर में दी हुई ये चीज़ है वो वहाँ पे हम मीन और मीडियन लगा सकते हैं। ठीक है, एंड व्हेन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज रफली सिमेट्रिक, और जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपका आपने कोई टेस्ट लिया अपनी क्लास में, ठीक है, तो 20 में से आपको मार्किंग करनी है, तो एवरेज मार्क्स जो हैं वो 10 आ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 5, 7, 8 ऐसे ला रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 12, 13, 14 ला रहे हैं। तो इस तरह के डेटा को बोलते हैं सिमेट्रिक डेटा। ठीक, मतलब एक एवरेज है और इक्वली लोग एवरेज से कम हैं और इक्वली लोग एवरेज से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट इक्वल नहीं तो फिर भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लोग। ठीक है, तो वो बोलते हैं उसको सिमेट्रिक डेटा। तो जब इस तरह का डेटा है मेरे पास तो वहाँ पे मीन का यूज़ करना बेहतर होता है। ठीक है, वहाँ पे एवरेज वो जो है वो आसानी से निकल आता है, और जो एवरेज निकलता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द डेटा का। ठीक है, एवरेज तो ऐसे तो किसी में भी केस में भी निकल आएगा, लेकिन हमें ये देखना है ना जो एवरेज है या जो भी मेरी सेंट्रल टेंडेंसी आई है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही हो उस पूरे डेटा को। ठीक है, ये चीज़ मेरा मेन कंसर्न है। सिर्फ एवरेज निकालना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें एवरेज तभी निकालना है जब हम ये देखेंगे एवरेज निकालने से हमें उस ट्रू डेटा का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तब तो हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये कब बेनिफिशियल होगा? जब डेटा जो है वो रफली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जिसको आउटलायर्स भी बोलते हैं, अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो वहाँ पे मीन जो है वो इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आप मीन तो निकाल लेंगे लेकिन मीन जो होगा वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा पॉपुलेशन को, तो उस मीन का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वहाँ पे मीन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, अवॉइड करते हैं मीन का यूज करना। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है कि कुछ वैल्यूज जो है वो मीन से बहुत ही ज्यादा कम है, या कुछ वैल्यू जो है मीन से बहुत ही ज्यादा हाई है। जैसे कि इनकम ऑफ अ सिटी। ठीक है, इनकम ऑफ अ सिटी मतलब एक शहर में जो भी लोग रहते हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। तो अब उसमें अगर हम मीन निकालें, ठीक है, तो क्या चीज़ होगी? जो आउटलायर्स उसमें देंगे, मिसाल तौर पर दो बिजनेसमैन हैं, उनकी कमाई जो है वो अरबों या खरबों में है। ठीक है, तो अब उनकी वजह से क्या होगा? पूरा एवरेज करोड़ों में चला जाएगा। ठीक है, ये एवरेज निकालेंगे तो करोड़ों में आ जाएगा, लेकिन क्या ये करोड़ उस सिटी के जो एवरेज पर्सन है उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तो इतना नहीं कमाता होगा। इसलिए यहाँ पे आउटलायर्स मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं एवरेज को, तो इसलिए वहाँ पे एवरेज निकालना यूजफुल नहीं होता है, तो वहाँ हम लोग मीन को अवॉइड करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं मीडियन का। ठीक है, तो मीडियन इज यूजफुल व्हेन द डेटा कंटेन्स आउटलायर्स और व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। ठीक है, तो अगर डेटा में आउटलायर्स हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब है एक तरफ से झुका हुआ है, तो पहले झुका हुआ है मतलब इस तरह से ग्राफ बना रहा है, या फिर इस तरह से ग्राफ बना रहा है। ये क्या होता है इसको भी आगे पढ़ेंगे एनपीसी में। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होती है? तो अगर इस तरह की डेटा है तो वहाँ पे हम मीडियन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आउटलायर्स हैं तो वहाँ पे हम मीडियन को यूज कर सकते हैं। फिर आती है मोड की बारी। तो मोड इज suitable for nominal or categorical data and can be informative for identifying the most frequently occurring category. एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर कार मॉडल। ठीक, तो मोड वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास नॉमिनल नॉमिनल स्केल के ऊपर डेटा हो। ठीक है, ये क्या स्केल होते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, इसका वीडियो बना देंगे। तो नॉमिनल का मतलब वहाँ पे आप ये समझिए अगर कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ नाम लिखे हैं, तो वहाँ पे आप मीन और मोड तो नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको मीन और मीडियन नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको मोड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फेवरेट कार या फिर फेवरेट स्मार्टफोन, ठीक है, या फिर फेवरेट डिश, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उसमें आप
मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप सबके। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाह रहे हैं अभी, ठीक, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसकी वीडियो और पहले बनाने की कोशिश करी जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।